अनिश्चित भविष्य काल, अनिश्चित भविष्य काल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बेटा हमें जानना है कि किस प्रकार हम जानेंगे कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले इसकी पहचान जानना बहुत जरूरी होगा। बेटा आप लोगों ने जनरली सीखा होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे हो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। लेकिन बेटा वो वाक्य सिर्फ गा, गे, गी होने से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होता। आज मैं आप लोगों को पहचान कुछ अलग बताने वाला हूँ। बेटा वीडियो पॉज मत करना और पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। अब जरा देखिए, आप लोगों ने देखा है, सीखा भी है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे हो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको बताता हूँ, लिखो, नोट करो बेटा, नोट डाउन इट, नोट करो बेटा, लिखो बेटा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे हो तथा, देखो बेटा, तथा इससे पहले लिखा, क्या लिखा? तथा इससे पहले उ, ए, ई, ए की ध्वनि हो, उ, ए की ध्वनि हो तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे हो तथा इससे पहले उ, ए, ई, ए आदि की ध्वनि हो तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। समझ बात आई बेटा? इतना हो गया क्लियर? अब जरा हम लोग जानते हैं बेटा कि इसकी सहायक क्रिया क्या है, एचबी क्या है। तो इसकी सहायक क्रिया है बिल और सेल, बिल और सेल। इसकी एचबी है यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया बिल और सेल है, दो सहायक क्रियाएं का। और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसकी एमबी क्या है, यानी मेन वर्ब की किस फॉर्म का यूज करेंगे। तो बेटा याद रहे कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब जरा देखिए, कुछ वाक्य हमने लिखा है, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा। देखिए लास्ट में गा तो आया लेकिन उससे पूर्व ऊ भी आया है। इससे क्लियर हो रहा है कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है। दूसरा देखते हैं, हम कल बाजार जाएंगे। इसमें भी अंत में गे आया और उससे पूर्व ए आया। इससे मालूम हो गया कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब जरा देखिए, लगभग सारे वाक्यों में पहचान एक जैसी आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो अब बेटा अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर उसके बाद हमें पिल सेल में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी होगी। फिर सहायक क्रिया लगाने के बाद हमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा और उसके बाद बेटा हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद अदर वर्ड यानी अन्य शब्द लगाएंगे हम लोग और उसके बाद अन्य वर्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। बेटा एक सवाल आपके मन में होगा कि जब सहायक क्रियाएं दो हैं तब कहां हम बिल लगाएंगे, कहां सेल? तो बेटा नोट करो, जिन हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट मैं और हम हो, मैं और हम हो, यानी आई और बी के साथ हम सहायक क्रिया बेटा सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल लगाएंगे। एक बार फिर से सुन लो बेटा, आई और बी सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया सेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ बिल लगाएंगे। यानी आई और बी के साथ हमें लगाना है सेल, बाकी सब के साथ बिल लगाना है। ठीक बेटा, कुछ कंडीशन में
हम वाक्यों में क्या कर देते हैं, कभी कभी चेंजिंग करते हैं कि बिल के स्थान पे सेल, सेल के स्थान पर बिल। बेटा जब वाक्य में धमकी या निश्चितता या तो या क्या लिखा हो, अवश्य शब्द लिखा हो, तब उस वाक्य में बिल के स्थान पर सेल, सेल के स्थान पर बिल कर दिया जाता है। यानी कि जब सब्जेक्ट आपका आई और बी में से होगा, जैसे मैं अवश्य जाता हूं, तो वहां आई के साथ सेल ना लगाकर बिल का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे कुछ वाक्य, सभी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ये मुझे मालूम है, और आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मैं आपको समझाने का पूरा अच्छे से प्रयास कर रहा हूं। जरा देखिए, पहला वाक्य है मैं विद्यालय जाऊंगा। बेटा जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जो नॉर्मल सेंटेंस होंगे सिंपल, उसमें आई और बी के साथ सेल का यूज होगा, बाकी सबके साथ बिल का यूज होगा। तो यहाँ लिखा है कि मैं विद्यालय जाऊंगा, तो यहाँ क्या लगाओगे, आई, और ये वाक्य सिंपल है, ना तो इसमें धमकी है और ना इसमें निश्चितता, ना इसमें तो है, ना इसमें अवश्य है। तो यहाँ आई के साथ सेल लगाएंगे। आई सेल गो टू स्कूल, आई सेल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। दूसरा है हम कल बाजार आएंगे। तो बेटा हम की अंग्रेजी होती है बी, और बी के साथ भी मैंने आपको क्या बताया, सेल, सब्जेक्ट लगाया, सेल लगाया, एमबी की फर्स्ट फॉर्म देखिए गो लगाया, गो माने जाना होता है, तो बी सेल, और कम माने आना होता है, तो बी सेल कम टू मार्केट। और बेटा कल लिखा, तो कल के लिए हमें टुमारो का यूज करना होगा, क्योंकि आने वाले कल की बात है। तो वी शैल कम टू मार्केट टुमारो, हम कल बाजार आएंगे। और देखिए आज आप गाना गाएंगे, तो आज आप गाना गाएंगे, इसका मतलब आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू, और बेटा यू के साथ आपको विल लगाना, सिर्फ आई और बी के साथ सेल लगाना है। यू विल, अब सिंग माने होता है गाना, यू विल सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग टुडे, टुडे माने आज। अगला वाक्य है लड़के पत्र लिखेंगे। तो बेटा लड़कों की अंग्रेजी होती है बॉयज, बॉयज विल राइट, बॉयज विल राइट अ लेटर। अगला सेंटेंस है, अब यहां से जरा देखिए, अगर हिंदी वाक्य में तो या अवश्य शब्द लिखा हो, या वाक्य में धमकी हो या निश्चितता हो, तो उस वाक्य में बिल के स्थान पर सेल, सेल के स्थान पर बिल। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कर्ता आई है तब वहां आप सेल ना लगाकर बिल लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिंपल वाक्य में कहा है सिर्फ आई और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल का यूज होगा। अब जरा देखिए वाक्य में क्या लिखा है कि मैं अवश्य आम खाऊंगा। तो यहाँ अवश्य लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे आई और बिल, सेल ना लगाकर बेटा एक साथ यहाँ बिल का यूज करेंगे, तब यहाँ अवश्य की इंग्लिश हो जाएगी, आई विल ईट मैंगो, आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा। अब यहाँ देखिए आई के साथ सेल का यूज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वाक्य में अवश्य या तो या निश्चितता या धमकी लिखा हो, तब इन वाक्यों में हम बिल के स्थान पर सेल, सेल के स्थान पर बिल करते हैं। अब जरा देखिए, वह तो यहाँ पढ़ाएगा। अब बेटा वह तो यहाँ पढ़ाएगा, अब यहाँ भी निश्चितता पाई जा रही है, तो ही, अब यहाँ मैंने आपसे कहा था कि ही के साथ बिल लगाना, लेकिन अब यहाँ ही के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। तो ही सेल, टीच माने होता है बेटा पढ़ाना या सिखाना, तो ही सेल टीच हियर, ही सेल टीच हियर, वह यहाँ पढ़ाएगा, वह तो यहाँ पढ़ाएगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेटा देखिए आप लोग सुनते भी हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये क्या है, धमकी है। क्या है, अगर वाक्य में धमकी है तब आप लोग वहां भी बिल के स्थान पर सेल, सेल के स्थान पर बिल। अब यहाँ देखिए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, धमकी की बात है, तो आई के साथ सेल ना लगाकर क्या लगाएंगे, बिल। आई विल किल यू, किल माने होता है बेटा जान से मारना, आई विल किल यू, किल टू यू बेटा लास्ट में जा रहा है,
मैं यहाँ टू लगा देता हूँ। अगर आप चाहें भी तो टू का यूज ना करें। आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप लोगों ने फिल्मों में भी सुना होगा आई किल यू, वहाँ शॉर्ट फॉर्म ही बोला जाता आई किल यू। लेकिन वो क्या है आई विल किल यू, लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ पहले से जोड़ना पड़ता है। वह अवश्य एक कलम देगा, अवश्य की बात है तो यहाँ ही के साथ विल ना लगाकर क्या लगाएंगे शैल, तो ही शैल गिव अ पेन, ही शैल गिव अ पेन, वह एक कलम अवश्य देगा। आज तो वर्षा होगी, बेटा इसमें भी क्या है निश्चितता पाई जा रही है। जहां वर्षा की बात आती है वहां कर्ता के रूप में क्या लगाते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो इट के साथ क्या लगाओगे विल, लेकिन यहाँ विल ना लगाकर आप क्या लगाओगे शैल, क्योंकि तो लगा है। इट शैल रेन टुडे, इट शैल रेन टुडे, आज तो वर्षा होगी। इसमें निश्चितता की बात हो जाती है। हेमा मुझे बुलाएगी, अब ये सिंपल वाक्य बेटा, हेमा एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लिखेंगे हेमा, और हेमा के साथ लगाएंगे विल, हेमा विल कॉल मी, हेमा विल कॉल मी, हेमा मुझे बुलाएगी। अब हम लोग आज सीख लिए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सारी बातें मेरी समझ में आ गई होगी। अब फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नेगेटिव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।